पीयूष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसीज 33 पोस्ट की लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की आ रखी है। इस पूरी वीडियो के अंदर हम डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल है, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होता है, कितनी सैलरी होगी। इन सारी बातों के बारे में हम इस पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक अपनी मन की बात बताना चाहता हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई वैकेंसी के बारे में पढ़ते हैं, वैकेंसी आप देखते हैं अपने फील्ड से रिगार्डिंग, कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं लेकिन इस वैकेंसी में अगर लॉ ग्रेजुएट डिमांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोटिफिकेशन को पूरी ना पढ़ें। आप अभी एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में नहीं होंगे। बाद में एलिजिबल होने के बाद आपको नॉलेज जो गेन करनी चाहिए थी जब आप इन एलिजिबल थे, तो वो आपने मिस आउट कर देते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई वो एक ही बात में पढ़ लेते हैं, अरे ये तो लॉ ग्रेजुएट मांग रहे हैं, तो यार मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए इस नोटिफिकेशन को बंद कर दो। इसका मतलब बहुत गलत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपके फ्यूचर कंसर्न के लिए, क्योंकि आप बाद में एलिजिबल होंगे तो आपको नॉलेज होगी कि भाई यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर पोस्ट आती हैं और आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लोग एलिजिबल होते हैं वो लोग गलती क्या करते हैं कि वो बस मेन बात देखते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं, कितनी सैलरी है और कैसा हम अप्लाई करेंगे, बस ये इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। लेकिन गलती यहीं पर हो जाती है कि लोगों को डेप्थ में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि भाई जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो डिमांड क्या कर रही है आपसे, क्योंकि आपको डेप्थ में पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो ना, तो वहीं से ही जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो आपको वहीं से एनालाइज कर लेता है कि इस बंदे को सिलेक्ट मैं करूँ या इस बंदे को ना करूँ। दूसरी इसके अंदर एक बात ये आती है कि आपके पास जितनी भी वैकेंसीज आती है ना, आप अप्लाई करो। ये मत सोचो कि ये तो होम स्टेट के मेरे बाहर है या होम स्टेट के अंदर है। आपको जितनी एप्लीकेशन आपके पास मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ या आप कहीं और भी देखते हैं, आप सब जगह अप्लाई करो। इसका एक मेन फंडा है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जैसे कि आपने 6 से 7 जगह आपने अप्लाई करा, उसमें से आपका मान लो 2 या 3 जगह आपका इंटरव्यू का लेटर आ गया और आप सेलेक्ट हुए, 2-3 जगह में आप सेलेक्ट हो गए, तो आपके पास ना 2-3 जगह का ऑप्शन होगा कि एक जगह पे कि भाई यहाँ पे सैलरी अच्छी मिल रही है, दूसरी जगह पे यार सैलरी तो यहाँ पे कम है, तीसरी जगह पे कि यहाँ पे सैलरी भी ठीक है और जो है मेरी पोस्ट थोड़ी नीची है। मतलब मेरी जो पोस्ट होती है ना, बाकी दोनों जगह से पोस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी पोस्ट मिल रही है। तो इस केस के अंदर जब आपने 6 से 5 से जगह 7-8 जगह अप्लाई करा होगा, तो जब आपका 2-3 जगह पे नंबर आएगा ना, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, कि मेरे होम स्टेट में जाऊं, होम स्टेट के बाहर जाऊं, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे कुछ भी आपकी जो मेन प्रेफरेंस होगी, आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई मैं 3 जगह में से कौन सी जगह चूज़ करूँ। लेकिन अगर आपने नोटिफिकेशन जो आ रखी है, जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ या आप कहीं और भी देखते होंगे, जब आपने अप्लाई नहीं करा होगा, आपको नॉलेज ही नहीं होगी, डेप्थ में पता ही नहीं होगा, तो आप अप्लाई कितनी जगह पे कर पाओगे? 2-3 जगह पे अप्लाई कर पाओगे। उसमें से अगर भगवान के भरोसे से एक जगह अपना नंबर आ गया, तो आपके पास ऑप्शन कहाँ बचा? आपको मजबूरी, भले वहाँ पे सैलरी कम हो ज़्यादा हो, आपको जाना एक ही जगह पे पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑप्शन चूज़ ही नहीं करा। तो सारी बातों का एक मतलब है कि आप जब भी कोई नोटिफिकेशन पढ़ें, भले ही एलिजिबल हो या ना हो, आप पूरी डिटेल में एक एक बात को समझा करें, क्योंकि यही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपके फ्यूचर के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने आपको भी पोस्ट बताई है, कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से आ रखी है लॉ क्लर्क यानी कि रिसर्च असिस्टेंट। मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि एक इकलौती यही पोस्ट है जो आपको आगे लॉ के कैरियर के अंदर इतना अच्छा कुछ सिखा जाती है ना अपने एक्सपीरियंस के अंदर, जो आप कहीं और किसी एडवोकेट के पास अगर आप काम करेंगे, वहाँ आप इतना ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। आप इस पोस्ट के अंदर सीधा जज से सीखते हैं। इसकी 33 वैकेंसीज हैं, 33 पोस्ट हैं जो बहुत बढ़िया आ रखी हैं। तो इसके अंदर एलिजिबल कौन कौन होता है? इसके अंदर सबसे पहले बात, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% होनी चाहिए, मिनिमम आपकी एज जो है 30 साल से नीचे होनी चाहिए, 30 साल तक या उससे नीचे होनी चाहिए। आप एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होने चाहिए और थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है। अब इसके अंदर सिलेक्शन जो है, ये कर्नाटका यानी कि इस वैकेंसी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा कैसे? सबसे पहले जो ऑनरेबल जजेस होंगे ना, उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी। तो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस होंगे, जैसे कि उस कर्नाटका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो एक एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, एकेडमिक अचीवमेंट्स के बेसिस पे, यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके एलएलबी में, 12th में, 10th में कितना एकेडमिक रिकॉर्ड्स आया है, आपने कितने मार्क्स लाए हो, कितनी परसेंटेज आपकी आई है, और अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर
को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो वो जो है सारी चीज़ आपकी चेक होगी इंटरव्यू के बेसिस पे। पहले आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस में, फिर आपका जो है इंटरव्यू करा जाएगा। वही पैनल के जो कमेटी बनाई होगी उस कमेटी के जरिए वो इंटरव्यू लेंगे। फिर इसके बाद अगर मान लो कि अगर बहुत सारे बंदों की एप्लीकेशन आ गई, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा है, तो कैंडिडेट्स को जो है फिर शॉर्टलिस्ट करा जाएगा इंटरव्यू के लिए। इससे पहले वाले केस में था कि जैसे कि वैकेंसीज है 33, मान लो 100 बच्चों ने अप्लाई करा, तो 100 बच्चों को सीधा बुला लिया जाएगा कि भाई आ जाओ बिना शॉर्टलिस्ट करे। तो उन 100 बच्चों का इंटरव्यू होगा, उन 100 बच्चे में से 33 बच्चों को छांट लिया जाएगा। अब मान लो कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, तो ऐसे केस के अंदर कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए कि भाई आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि आपके एलएलबी में 12th में 10th में कितने नंबर आए थे, और अगर आपने कोई भी जैसे कि को-करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब आपको स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आपने अपने कॉलेज टाइमिंग में मूट कोर्ट के अंदर आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करा हुआ है, बहुत आपके पास अचीवमेंट्स है, आपने डिबेट्स के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे रखी है, उसका आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो उन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। अब इसके अंदर एक और बात आती है कि जब एप्लीकेंट्स हुज एप्लीकेशंस इन ऑर्डर शैल बी कंसीडर्ड फॉर वाइवा, मतलब जो बंदों की एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हुई है ना, तो उन बंदों को जो है वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर आपको जाना होगा, वहीं कमेटी बना रखी होगी, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, सिंपल बात। और वो जब आप जाओगे मतलब वो देने वाइवा इंटरव्यू देने, तो आप अपनी कॉस्ट पे जाओगे, मतलब अपना खर्चा खुद उठाना होगा। हाई कोर्ट वाले जो ये वैकेंसी जो उन्होंने लॉन्च करी है, ये लोग बिल्कुल भी आपको कुछ पे नहीं करेंगे। अब दूसरी बात आती है नेचर ऑफ वर्क और सैलरी। जो मेन बात आती है सैलरी की और नेचर ऑफ वर्क की। जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप काम कैसे करेंगे और आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, और दूसरी बात आप जो है सैलरी क्या पाएंगे। सबसे पहली बात, आप लॉ क्लर्क होंगे, रिसर्च असिस्टेंट का काम करोगे, आपको कोई मतलब जजेस होंगे हाई कोर्ट के, वहाँ पे असिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब जितने भी जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर, उन जजेस को आपको असिस्ट करना होगा। असिस्ट करने का मतलब उनका सारा का सारा देख रेख आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि जुडिशियल वर्क का जो भी जज ऑफ द हाई कोर्ट के अंदर जो भी जज के पास होता है वो काम आपको असिस्ट करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का काम भी आपको असिस्ट करना होगा। अब डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी लॉ क्लर्क की और रिसर्च असिस्टेंट की? भाई आपको केस फाइल पढ़नी होगी, प्रिपरेशन मतलब केस को पूरा प्रिपेयर करना होगा कि भाई केस की समरी क्या थी और नोट्स क्या थे, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स इस केस के अंदर क्या क्या हैं। जैसे कि कल सुनवाई है किसी केस की, तो हाई कोर्ट का जज जो आपको असिस्ट करेगा, मतलब जिसको आप असिस्ट करोगे, वो आपको ऑर्डर करेगा कि भाई जो मैं कल सुनवाई होगी ना उसकी केस फाइल तुम पढ़ कर आना और नोट्स बना कर आना प्रॉपर ब्रीफ के अंदर, ताकि तुम सुबह आकर मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। और उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे, इश्यूज निकालने पड़ेंगे और क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे जो जज जो है पूछ सकता है पार्टीज से। तीसरी आपकी ड्यूटी होगी कि आपको जो है ना कोर्ट के अंदर प्रेजेंट रहना जब हियरिंग हो रही होगी, और एक एक नोट्स आप लिखते रहना, आर्ग्यूमेंट्स आप लिखते रहना और साइटेशंस को आप लिखते रहना। चौथी बात आती है कि आपका काम क्या है, आपको अपॉइंट किस लिए करा गया है, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे करा गया है, तो आपके पास रिसर्च वर्क भी तो कराएंगे। तो आपके पास ना रिसर्च वर्क आपको करनी है कि प्रीवियस कोई सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ऑफ द कर्नाटका ने कोई लैंडमार्क जजमेंट दिया है किसी पर्टिकुलर केस के अंदर, या कोई भी बुक्स से आपको रेफरेंस मिल रही है, कोई भी केस लॉ मिलता जुलता आपको पता है, वो आपको ढूंढना है और प्रिपरेशन ऑफ द जजमेंट आपको करना है। और जज को जो है असिस्ट करना है कि भाई वो जो है स्पीचेस अपनी प्रिपेयर कर पाए। एकेडमिक एक पेपर जो है जज जो प्रिपेयर करेंगे, जजेस जो है वो प्रिपेयर करेंगे, वो आपकी ड्यूटी होगी कि भाई रफली काम तो आप तैयार करके जजेस को दो। अब बात आती है कि भाई आपको चुना किस लिए गया, लॉ क्लर्क और लॉ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे, तो आपके पास फ्री एक्सेस आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये आपके लिए सबसे बेनिफिट है कि भाई आप लाइब्रेरी के अंदर आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। कोई भी आपको मटेरियल चाहिए, कंप्यूटर से कोई मटेरियल चाहिए है, तो आप जो है अलाउड है। और चैम्बर जो होता है ना, जजेस का चैम्बर होता है, तो आप वहाँ पर भी जाकर आराम से अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। और आपको मंथली सैलरी जो है 16,500 प्रोवाइड करेगी, और ये स्टार्टिंग सैलरी है। दिन टाइम टू टाइम 6 मंथ्स 10 मंथ्स के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और ये जो आपका असाइनमेंट ऑफ काम है ना, ये आपको 1 साल तक के लिए दिया जाएगा। उसके बाद एक्सटेंशन जो है हाई कोर्ट ऑफ द कर्नाटका और हाई कोर्ट ऑफ द कर्नाटका या फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फिफ्थ बात,
जो आप असाइनमेंट होगा ना लॉ क्लर्क का, रिसर्च असिस्टेंट का, वो फुल टाइम असाइनमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप आधा टाइम तो अपना रिसर्च असिस्टेंट का कोर्ट में कर रहे हो, दूसरा आप साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी में मैंने बताया था कि आप एनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई प्रैक्टिस भी साथ में कर लो, प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं होगा, आपको एक टाइम पे रिसर्च असिस्टेंट का काम ही करना होगा। अब इसके अंदर छठी बात आती है कि आप लॉ क्लर्क और रिसर्च असिस्टेंट जो है वो भाई डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे, कॉन्फिडेंशियल जो भी बातें होती हैं वो डिस्क्लोज किसी को ना करे, और अटैच टू अ पर्टिकुलर ऑनरेबल जज इज नॉट अनटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर द, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो ड्यूटी, अगर हम जजेस को लगता है कि भाई आप ना अच्छे से काम नहीं कर रहे, इस बंदे को हमने रख तो लिया है लेकिन ये कुछ एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जजेस के पास पूरी पावर है कि वो आपको 1 साल से पहले टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और 8th बात इसके अंदर कहते हैं कि रिसर्च असिस्टेंट विल नॉट बी अनटाइटल्ड टू अपीयर इन एनी केस हैंडल्ड बाय द, इसका मतलब ये है कि भाई अगर जो केस आपको अटैच करा हुआ है उस केस के अलावा भाई आपको अलाउड नहीं होगा कि भाई आप बैठ जाओ बेफिजूल में और दूसरे केसेस के अंदर भी बैठ के आप नोट्स बनाने लगो, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर जाता है। और जो असाइनमेंट दिया जाएगा लॉ क्लर्क को, वो जो है कुछ भी डिस्क्लोज ना करे, मतलब अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स अपने पास मेंटेन करके रखे। अब आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात जो इसके अंदर आती है कि लास्ट डेट क्या है इसको अप्लाई करने की, 17/11/2020, मतलब 17 नवंबर 2020 इसकी आखिरी डेट है। इससे पहले या इस दिन आप अप्लाई ज़रूर करें। इस दिन तो आप अप्लाई मत करें, आप कम से कम 8 से 9 नवंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँचा दें। अब एप्लीकेशन भेजनी कैसे है, इसके अंदर सिंपल मतलब ये है कि आपको ऑफिशियली तौर पे, इसकी मैं आपको जो लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो लिंक खोलेंगे तो उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको शो होगा। वो एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंट निकालो, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरो। आप अपनी फॉर्म भरने के बाद आप एक एनवलप में वो फॉर्म भर के अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी आप डालिएगा। वो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन अभी बाद में बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आप लगाओगे। फिर एक एनवलप में ये सारा चीज़ आप स्टेपल करके एनक्लोज कर दो अपना एक एनवलप। उस एनवलप में क्या लिखना है सबसे ऊपर कि भाई एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट, और एड्रेस क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। एड्रेस वही हाई कोर्ट ऑफ द कर्नाटका को आप बाय पोस्ट, बाय कोरियर, बाय हैंड, जैसे मर्जी उनको भेज दो, उन तक आपका जो है ये एप्लीकेशन लेटर पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब होगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करा दी है। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा अपनी 10वीं 12वीं और LLB की मार्कशीट, एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट, और इसमें भी LLB की मतलब सेमेस्टर की मार्कशीट्स सारे, मतलब अगर आप 3 साल वाले हैं तो 6 मार्कशीट, 5 साल वाले हैं तो 10 सारी मार्कशीट विद मतलब पास होने वाली। कॉन्वोकेशन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी लगा दो, वरना ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये भी लगा दो आप, और सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई अगर आपने कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, कोई अचीवमेंट मेरिट का सर्टिफिकेट है, मूट कोर्ट का सर्टिफिकेट है, डिबेट कंपटीशन का सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट है, ये जितना आप लगाओगे आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट होने के उतने चांसेस होंगे। और मैंने ये बताया था करिकुलर सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है वो लगाओ, और अपना एड्रेस प्रूफ की एक कॉपी की फ़ोटोकॉपी लगा दो। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना इसकी आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है। फ़ोटोकॉपी लगाने के बाद एनवलप को आप पेस्ट कर दो, टेप लगा दो, फिर उसके ऊपर आप एप्लीकेशन फ्रंट पे लिखनी है ये बात कि एप्लीकेशन फॉर द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट, और हाई कोर्ट ऑफ द कर्नाटका को आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर दो बाय पोस्ट, बाय कोरियर, जैसे मर्जी। इस तो माना जाएगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन वहाँ पहुँच गई है। और जब कमेटी जो आपकी एप्लीकेशन पढ़ेगी उन्हें लगा कि हाँ भाई बंदे ने अच्छा काम करा हुआ है, LLB में 10वीं 12वीं में भी अच्छा खासा स्कोर है, मतलब ठीक ठाक स्कोर है, इस बंदे को अगर हमने रिसर्च असिस्टेंट पे अपॉइंट करा तो ये बहुत अच्छा काम करके हमारे को देगा। तो कमेटी ने पाया, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल देंगे। मेरी बात पे आप ज़रूर भरोसा करिएगा कि जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो अंदर की इतनी अच्छी खुशी होती है ना, वो किसी के सामने आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जो आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे। तो मेरी आपको मतलब रिक्वेस्ट है कि आप इस पोस्ट को ज़रूर देखिए और पूरी वीडियो को ज़रूर डिटेल के अंदर एक एक समझिए। पूरी नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।